আপনি দেখছেন নিউজ नाउ আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के 100 दिन पूरे हो गए हैं। हालांकि देश के आम लोगों ने नई सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए वादों पर अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। बांग्लादेश में शेख हसीना के अपदस्थ होने के बाद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने 100 दिन पहले अपनी यात्रा शुरू की थी। सरकार से बड़े वादे किए गए थे, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमी, इलेक्शन और अन्य मुद्दों में सुधार होगा, लेकिन 3 महीने बीतने के बावजूद इन वादों में कोई खास प्रगति नहीं हुई, जिससे आम लोगों में हताशा और गुस्सा पैदा हो रहा है। विश्लेषकों की माने तो सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति और कीमतों को नियंत्रित करने में कोई प्रभावित भूमिका नहीं निभा सके। हालांकि सलाहकारों का कहना है कि वह एक के बाद एक आंदोलनों के बावजूद लक्ष्य हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अगले 3 महीने के भीतर पूरी तरीके से दिखाई देंगे। सरकार ने स्थिति सामान्य होने तक सेना को महत्वपूर्ण तरीके से मैदान में रखने का भी फैसला किया है। सत्ता संभालने के बाद सरकार ने सबसे ज्यादा महत्व राज्य सुधार को दिखाया है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में मुख्य सलाहकार प्रोफेसर यूनुस हर बार राज्य सुधार को विशेष महत्व देते नजर आते हैं। 25 अगस्त को राष्ट्र के नाम अपने पहले संबोधन में प्रोफेसर यूनुस ने कहा था कि देश को सार्वजनिक हित के विपरीत स्ट्रक्चर पर खड़ा करके पुनर्निर्माण किया जाना चाहिए, जहां लोग सभी शक्ति का वास्तविक स्रोत हो। बड़े पैमाने पर विरोध के 1 महीने के भीतर सरकार ने संविधान, चुनाव प्रणाली, पुलिस, न्यायपालिका, भ्रष्टाचार विरोध और लोक प्रशासन में सुधार के लिए 6 अलग अलग आयोग का गठन किया। बाद में इस सूची में 4 और नए आयोग जोड़े गए। वह है स्वास्थ्य सुधार आयोग, मीडिया सुधार आयोग, श्रमिक आधार सुधार आयोग और महिला मामलों के सुधार आयोग। अंतरिम सरकार को दिसंबर के अंत तक 10 क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता पर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है, लेकिन यह सवाल उठाया जा रहा है कि सुधार कितना प्रभावी होगा। सरकार ने कहा है कि रिपोर्ट के बाद राजनीतिक दलों के परामर्श से अंतिम सुधार कार्य शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी तक नवीनीकरण कार्य की कोई स्पष्ट सीमा रेखा घोषित नहीं की गई है। राजनीतिक विश्लेषकों ने आयोग के गठन को सकारात्मक घटनाक्रम बताया है, लेकिन यह भी कहा है कि सरकार को इस संबंध में अधिक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। कुछ राजनीतिक दल जैसे बीएनपी सुधार प्रक्रिया की धीमी गति पर शिकायत करते हुए नजर आए और तत्काल सुधार को पूरा करने की रोड मैप की घोषणा करने की भी मांग की। इसी बीच लोगों में वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर निराशा और गुस्सा है, जिससे अंतरिम सरकार के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने का एक बड़ा चुनौती बना हुआ है। सूचना विशेषज्ञों का मानना है कि अवामी लीग सरकार के प्रति लोगों में बहुत गुस्सा था, क्योंकि वस्तुओं की कीमतें आम लोगों की परचेसिंग पावर के भीतर नहीं रखी जा रही थी। अगस्त में बड़े विरोध के बाद नई सरकार में सत्ता आने पर पूरे लोगों को उम्मीद थी कि वस्तुओं की कीमतें घटेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार बाजार को नियंत्रित करने में विफल रही और कीमतें लगातार बढ़ती रही। लोग अब यह सवाल उठा रहे हैं कि शेख हसीना को हटाने के बाद आम लोगों को क्या लाभ हुआ है। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार अवामी लीग सरकार को हटाने से पहले देश में इन्फ्लेशन 11.9% थी। नई सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दर बढ़ाए, जिससे महंगाई में थोड़ी कमी आई, लेकिन इसका असर बाजार पर कम नजर आया। तेल और चीनी जैसी आयात वस्तुओं की शुल्क नियंत्रित नहीं हो पाए। पिछले 100 दिनों में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खासकर 5 अगस्त के बाद पुलिस की अनुपस्थिति और बदलते राजनीतिक हालात के कारण अपराध बढ़ते गए, जिससे ढाका सहित पूरे देश में दहशत का माहौल बना हुआ है। लेकिन पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। फिर यह भी सच है कि 5 अगस्त के बाद पुलिस चौकियों और थानों पर हमले किए गए। इससे अब तक पूरी तरीके से साथ लाना संभव नहीं हो पाया। देश के गैर सरकारी संगठन के अनुसार पिछले 3 महीनों में कम से कम 68 लोग भीड़ की पिटाई के कारण मारे गए और 78 बलात्कार की घटनाओं की रिपोर्ट सामने आई है। इसके अलावा अवामी लीग के नेता और अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले और लूटपाट की घटनाएं भी सामने आ चुकी है।
इससे यह सवाल उठता है कि देश में कानून व्यवस्था सरकार के नियंत्रण में कितनी प्रभावी है। अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश में अगले आम चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने का वादा किया था। नया चुनाव आयोग बनाने के लिए अक्टूबर में सर्च कमेटी का भी गठन किया गया, जिसके जरिए अंतरिम सरकार ने आधिकारिक तौर पर चुनाव उन्मुखन यात्रा शुरू कर दी है। सरकार ने दावा किया है कि महत्वपूर्ण राज्य सुधार के बाद चुनाव किए जाएंगे। यह स्पष्ट नहीं है कि नवीनीकरण में कितना समय लगेगा। प्रोफेसर यूनिस ने कहा है कि सुधारों की गति नियंत्रित करेगी कि आने वाले चुनाव कितनी तेजी से की जाएंगे। शपथ लेने के बाद से प्रोफेसर यूनिस के नेतृत्व वाली सरकार प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूरा करने का वादा कर रही है। अंतरिम सरकार की प्राथमिकता सूची के अनुसार विरोध प्रदर्शन के दौरान 3 हफ्तों में 850 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिसमें से अधिकांश बाकू की गोलियों पर मारे गए हैं। हत्याओं के संबंध में सैकड़ों मामले पहले ही दर्ज कराए जा चुके हैं, जिसमें पुलिस कर्मियों के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री और आवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना और पार्टी के विभिन्न स्तरों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया गया है। मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार शेख हसीना की वापसी के लिए भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। अपनी 3 महीने की सालगिरह पर सरकार ने अपनी प्रगति रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने प्रशासनिक बदलावों में शांतिपूर्वक सफलता और अर्थव्यवस्था को नाजुक स्थिति से उभारने का भी दावा किया है। हालांकि मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार मानती है कि कमोडिटी की कीमतें, कानून व्यवस्था और प्रशासन सहित कई क्षेत्रों में संकट बना हुआ है। दुनिया के अन्य देश समग्र स्थिति में बांग्लादेश की राजनीति और अर्थ गतिशीलता की दिशा पर नजर रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। गृह मंत्रालय ने अशांत मणिपुर में हिंसा के मामलों की जांच NIA को सौंप दी है। राज्य में अस्थिर स्थिति के कारण स्कूल और कॉलेज 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। केंद्र ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मणिपुर में 50 अतिरिक्त CAPF कंपनियां भेजने का फैसला भी किया है। मणिपुर में बढ़ती हिंसक घटनाओं के कारण केंद्र सरकार अति सक्रिय हो चुकी है। शनिवार रात हुए हिंसा के बाद मणिपुर में स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है। जिरीबाम जिले में रविवार को पुलिस की गोलीबारी में एक मैते प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी। उसके बाद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। इसी बीच राज्य सरकार ने राज्य के स्कूलों में 2 दिनों की छुट्टी की घोषणा कर दी है। रविवार के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा बैठक की। बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक टप्पन देका, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसके बाद गृह मंत्रालय ने मणिपुर में हिंसा से जुड़े मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी थी। सोमवार को इसने मणिपुर के जिरीबाम जिले में हिंसा से संबंधित 3 मामलों की आधिकारिक जांच अपने हाथों में ले ली। इसी बीच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसमें 11 नवंबर को CRPF के साथ एक मुठभेड़ शामिल है, जिसमें 10 संदिग्ध आतंकवादियों को मारा गया था। NIA जनजाति महिला की हत्या की जांच 7 नवंबर को करेगी। केंद्र सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की 50 अतिरिक्त कंपनियां मणिपुर में भेजने का फैसला किया है। इसी बीच नेशनल पीपल्स पार्टी यानी NPP ने मणिपुर में भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। 7 सदस्य मणिपुर विधानसभा में NPP के 7 सदस्य हैं, जिन्होंने सरकार बनाने पर भाजपा सरकार का समर्थन किया था। हालांकि मणिपुर विधानसभा में भाजपा के 32 सीटें हैं, जहां बहुमत के लिए 31 की संख्या चाहिए होती है। स्वाभाविक है कि राजनीतिक विश्लेषकों का फिलहाल मानना है कि सरकार गिनने की कोई स्वाभाविकता नहीं बनती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। गेदुमिया मस्जिद राज्य के सबसे पुराने ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है। इसे पुरातात्विक धरोहर घोषित करने की अनुशंसा सरकार से की जाएगी। यह बात राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने सोमवार को शिवनगर स्थित गेदुमिया मस्जिद का दौरा करने के बाद कही। त्रिपुरा सहित पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कई पर्यटन स्थल हैं। हरियाली के कारण त्रिपुरा पर्यटन की दृष्टि से अद्वितीय है। राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ने यह भी कहा कि त्रिपुरा के पर्यटन स्थलों को सुर्खियों में लाकर राज्य के पर्यटन उद्योग को विकसित करने की पहल की गई है। मुसलमान भाइयों के लिए
बहुत बड़ा मस्जिद है और अच्छा नोटेड मस्जिद है। इसको कायम करते हुए मैं जितने भी त्रिपुरा के टूरिज़्म के स्पॉट्स हैं वो देखने के लिए चलते रहता हूँ। उसी इसमें से इधर मस्जिद है बोल के सुना था, इसलिए इसको पुराना है देखेंगे बोल के आया था। बहुत अच्छा है और उसके बाद वाटर का पॉन्ड भी है। उसको थोड़ा फिर ये आर्कियोलॉजिकल इसमें है या हेरिटेज बिल्डिंग में। बुलडोजर से मकान तोड़े जा रहे हैं। बेदखली अभियान में गरीब इलाकों के लोग विस्थापित हो गए हैं। इसलिए विपक्ष के नेता जितेंद्र चौधरी ने सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह को पत्र लिखकर वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए बिना दक्षिण रामनगर में बेदखली अभियान को स्थगित करने का अनुरोध किया। अगरतला में वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में अखौड़ा चेकपोस्ट से सटे बॉर्डर गोलचक्कर के दक्षिण रामनगर में सड़क के दोनों ओर नाली निर्माण के लिए जगह चिन्हित की गई। 2018 में सरकार बदलने के बाद नई सरकार ने सड़क का पुनर्वर्गीकरण किया। परिणाम स्वरूप कई परिवार अपने घरों से बेदखल हो रहे हैं। नतीजतन बेदखली अभियान में पीड़ित बेघर हो गए हैं। राज्य के विपक्षी नेता ने पत्र में ऐसा उल्लेख किया। लगभग 99% बेदखल परिवारों के लिए किराए पर या अन्यथा कहीं और आवास ढूंढना लगभग असंभव हो गया है। इसलिए विपक्षी नेता जितेंद्र चौधरी ने पत्र में कमजोर परिवारों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था होने तक बेदखली अभियान को स्थगित करने का उल्लेख किया है। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। सरकारी विभागों और संस्थानों में करोड़ों रुपये के बकाया के बावजूद राज्य बिजली विभाग ने इस संबंध में कोई पहल किए बिना बार बार टैरिफ बढ़ाकर वैध उपभोक्ताओं को दयनीय बना दिया है। बिजली विभाग की ऐसी गतिविधियों को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, खासकर निम्न और निम्न मध्यम वर्ग को। शिक्षा और कृषि के बाद रतनलाल नाथ बिजली विभाग में भी फेल हो चुके हैं। शिक्षा और कृषि के बाद रतनलाल नाथ बिजली विभाग में भी फेल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, मंत्री रतनलाल नाथ की नाकामी की जिम्मेदारी अब आम लोगों पर डाली जा रही है और इसके कारण राज्य के एक बड़े हिस्से के आम लोग आर्थिक रूप से पीड़ित है। त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यानी TSRC ने 14 अगस्त को 10 महीने में दूसरी बार बिजली दरों में 7.1% की वृद्धि की है। इतना ही नहीं, फिक्स चार्जेस में भी 23% की वृद्धि की गई है। लेकिन 7 दिन बाद 21 अगस्त को उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और रेगुलेटरी कमीशन के फैसले की जानकारी दी गई। गौरतलब है कि राज्य के लोग उस समय भारी बारिश के कारण प्रलयकारी बाढ़ के चपेट में थे। हालांकि बिजली दरों में लगभग इतना ही राशि यानी 6.49% और फिक्स चार्जेस में 11% की वृद्धि निर्णय से ठीक 10 से 11 महीने पहले यानी सितंबर 2023 में की गई थी। वर्ष में 2 बार बिजली दरों और फिक्स चार्जेस बढ़ाने के किसी भी औचित्य को स्वीकार नहीं करने के बावजूद भी विनाशकारी स्थिति के कारण राज्य के आम जनता को विरोध का कोई लाभ नहीं मिला। विनाशकारी बाढ़ के प्रभाव अभी भी महसूस की जा रही है और प्रभावितों को मुआवजा नहीं मिला है। सरकार को यह नहीं पता है कि जनजीवन सामान्य होने में और कितना समय लगेगा। ऐसे में आम आदमी को
मूल्य वृद्धि का बोझ उठाना बहुत अनुचित लगता है। बिजली विभाग ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि विभाग को 962.87 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 2022-23 से 2024-25 तक 3 वर्षों का कुल बोझ 10.77 करोड़ रुपए है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ में 7.15% की बढ़ोतरी की गई है। विभाग ने यह भी बताया है कि राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों और संस्थानों पर करोड़ों रुपए के बिजली बिलों का बकाया है। 20 में से 18 नगरीय निकायों पर करीब 11 करोड़ रुपए का बकाया है, जबकि अगरतला शहर के 3 सांस्कृतिक भवनों का बिजली बिल लगभग 2 करोड़ रुपए है। प्रदेश की जनता राज्य बिजली विभाग की निष्क्रियता पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए के बकाये बिल वसूल किए बिना बिजली दरों में बार बार बढ़ोतरी की जा रही है। लोग यह पूछ रहे हैं कि इस लापरवाही की कीमत आम नागरिकों को क्यों चुकानी पड़ रही है। न्यूज नाउ को मिली जानकारी के मुताबिक बिजली दरों में चरणों में बढ़ोतरी की गई है, लेकिन राज्य बिजली विभाग की अतिरिक्त खर्च में इस दौरान कोई वृद्धि नहीं हुई है। इतना ही नहीं, इस दौरान नेचुरल गैसेस का दाम भी नहीं बढ़ा। इस दौरान कर्मचारियों की सैलरी या नए कर्मचारियों की भर्ती में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। राज्य बिजली विभाग ने प्राइवेट कंपनीज को आउटसोर्सिंग पर काम सौंपा और रिक्तियों को समाप्त किया है। विभाग ने केंद्र के बोझ बढ़ाने के बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं की और ऊर्जा मंत्री रतनलाल नाथ ने विधानसभा में टैरिफ बढ़ोतरी पर चर्चा भी नहीं की। इससे राज्य की जनता को यह वृद्धि अनुचित और अनडेमोक्रेटिक लगती है। राज्य मंत्रिमंडल के विफल मंत्री रतनलाल नाथ और उनके ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रही है। 25 अक्टूबर से बढ़े हुए फिक्स चार्जेस और मीटर चार्ज के साथ प्रीपेड मीटर्स पर पिछले 3 महीनों से बढ़े हुए चार्ज ने उपभोक्ताओं को परेशान कर दिया है। प्रदेश में प्रीपेड मीटर्स वाले उपभोक्ताओं को अब क्षेत्र के अनुसार बिल का भुगतान करने पर मजबूर किया जा रहा है। इसके अलावा साधारण मीटर वाले उपभोक्ताओं को भी इस महीने बढ़े हुए शुल्क का भुगतान करना पड़ रहा है। पहले 500 रुपए के रिचार्ज पर 105 यूनिट मिलते थे, अब वही रिचार्ज करने पर 20 से 21 यूनिट मिल रहे हैं। इसी तरह 1000 रुपए के रिचार्ज पर जहां 155 यूनिट मिलते थे, वही अब केवल 40 यूनिट या उससे भी कम मिल रहा है। उपभोक्ताओं को पहले से नहीं बताया गया था कि 3 महीने का क्षेत्र एक साथ काटा जाएगा। इससे वैध उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ चुकी है। राज्य में कम आय वाले उपभोक्ताओं के एक वर्ग के लिए चार्ज का भुगतान करना और इसे फिर रिचार्ज करना संभव नहीं है। इसीलिए प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के अनुसार इस तरह के जबरन बिजली दरों का भुगतान करना और कुछ नहीं बल्कि एक जुल्म है। यह बिना कहे पता चलता है कि कुल मिलाकर अब बिजली विभाग की जिम्मेदारी आम लोगों को चुकानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। जनजातीय छात्र बकाया छात्रवृत्ति की मांग को लेकर एक बार फिर जनजातीय कल्याण विभाग पहुंचे। छात्रों ने दावा किया कि जनजातीय कल्याण विभाग की उदासीनता के कारण उन्हें परीक्षा शुल्क का भुगतान करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों की शिकायत है कि 1 सप्ताह के भीतर बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान करने का वादा करने के बाद आज 2 सप्ताह बीत जाने के बावजूद विभाग में कोई सक्रियता नहीं है। कॉलेज ने उन्हें दिसंबर के पहले सप्ताह तक अपने पहले सेमेस्टर की सभी परीक्षा फीस जमा करने के लिए कहा है, लेकिन छात्र इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर जनजातीय कल्याण विभाग ने उनकी बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया तो वह परीक्षा शुल्क का भुगतान आखिर कैसे करेंगे। इसके अलावा जब उन्होंने 1 नवंबर को कार्यालय से संपर्क किया तो कार्यालय ने उन्हें बताया कि यदि वे जेन्युइन स्टूडेंट्स हुए तो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद उनकी बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा। কইছে যে ডাইরেক্টর স্যার জয়েন্ট ডাইরেক্টর স্যার যে গতবারে আমরা আইছিলাম এবারে কইছিল যে কলেজ জেনুইন ঠিক হইলে আমরা ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন করিয়া আমরা সবটা মানে চেক করি আমরা যদি জেনুইন হও স্টুডেন্ট তাহলে আমরা তোমার এক সপ্তাহের ভিতরে টাকা ঢুকামো। তারপরে ফেরা আমরা কলেজে গেছিলাম 1 তারিখ নভেম্বরে ওইখান থেকে অফিস থেকে ভেরিফিকেশনে লেগে গেছিলাম অফু দেবনাথ আর আসলো কেশব কর। এখন পর্যন্ত 1 তারিখ গেছিলাম, এখন আজকে কত তারিখ 18 তারিখ। এরা কইছে 1 সপ্তাহের ভিতরে হইব, 1 সপ্তাহ তো অনেক হয়ে গেছে, এখন 3 সপ্তাহ।
मोबाइल फोन से एक ओर मानव संचार में अकल्पनीय क्रांति हुई है, दूसरी ओर विडंबना भी इसके साथ पैदा हुई। खासकर बच्चों के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। एक तरफ मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों और किशोरों में लत बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ अपराध की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। इससे आखिर बच निकलने का उपाय क्या हो सकता है? इस बारे में मनोचिकित्सकों की धारणा आखिर क्या है? न्यूज़ नाउ के इस खास रिपोर्ट में ओवरऑल मुद्दे पर एक खास रिपोर्ट पेश की जा रही है। 21वीं सदी के सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन ने संचार प्रणाली में क्रांति लाई है, लेकिन इसके अधिक उपयोग से बच्चों और किशोर के शारीरिक और मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। पूरे देश के साथ साथ त्रिपुरा के कोने कोने में भी मोबाइल फ़ोन पहुंच गया है। हाल ही में हुए एक स्टडी के अनुसार लगभग 86% बच्चे स्कूल में प्रवेश करने से पहले स्मार्टफोन के आदी हो जाते हैं, जिनमें से 29% बच्चे गंभीर रूप से इसके आदी हो चुके होते हैं। बच्चों को समय ना मिलने, खेल के मैदान के कमी और प्लेमेट्स की अनुपस्थिति के कारण स्मार्टफोन की लत बुरी तरीके से लग जाती है। 70 to 90% बच्चे स्मार्टफोन का उपयोग मुख्य रूप से कार्टून देखने, गेम खेलने और वीडियो और म्यूजिक सुनने के लिए करते हैं, जबकि पढ़ाई के लिए केवल 14% बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं। अधिनियम में चुने गए 400 बच्चे में से प्रत्येक ने स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया है। इनमें से 92% अपने माता पिता का स्मार्टफोन उपयोग करते हैं और 8% के पास उनका अलग स्मार्टफोन भी है। अधिनियम के अनुसार बच्चे दिन में लगभग 3 घंटे स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अधिसूचित अधिनियम से लगभग 3 गुना अधिक है। 73% माताएं अपने बच्चों को व्यस्त रखने के लिए स्मार्टफोन देते हैं, जबकि 70% माताएं इसीलिए देते हैं क्योंकि बच्चों को यह पसंद है। 67% माताएं बच्चों को खाने और 31% सुलाने के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि जो माता पिता दिन में 3 घंटे या उससे अधिक समय तक स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं, वे अपने बच्चों के आदी होने की संभावना 90 गुना बढ़ा देते हैं। अधिनियम के अनुसार स्मार्टफोन के आदी बच्चे में गैर आदी बच्चों की तुलना में गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं प्रभावित होती है। स्मार्टफोन के आदी बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य का जोखिम उन बच्चों से लगभग 230 गुना अधिक होता है जो स्मार्टफोन के आदी नहीं होते। साइकियाट्रिस्ट का कहना है कि लंबे समय तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से बच्चों में विभिन्न मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती है। इनमें एंजाइटी, डिसऑनेस्टी, फीलिंग गिल्टी, हाइपर एक्टिविटी और वायलेंस और क्रिमिनल टेंडेंसीज शामिल है। उपभोक्तावादी व्यवस्था और मोबाइल की लत से सामाजिक संबंध जटिल हो जाते हैं, जिससे बच्चों और किशोरों में लोनलीनेस, डिप्रेशन और क्रिमिनल टेंडेंसीज बढ़ जाती है। राज्य में नाबालिगों के अपराध में शामिल होने के मामलों पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़े पहले ही न्यूज़ नाउ पर दिखाए जा चुके हैं। मनोचिकित्सकों के अनुसार माता पिता बिना समझे बच्चों को मोबाइल फोन सौंप देते हैं, इसीलिए माता पिता की जागरूकता मोबाइल फोन के उपयोग को कम करने में सकारात्मक भूमिका निभा सकती है। माता पिता को बच्चों में रचनात्मक कार्य जैसे पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, डांसिंग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। माता पिता को बच्चों के सामने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करना चाहिए। बच्चों के साथ खेलने और बातें करें, बाहर प्रकृति की निकटता का आनंद ले। मनोचिकित्सक ने कहा है कि उन्हें एक यात्रा पर ले जाना चाहिए, तभी बच्चे और किशोर खुद को अच्छा नागरिक बनाकर देश के विकास में योगदारी दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। लगातार 2 मैच जीतकर पिछले साल की चैंपियन मुंबई रणजी ट्रॉफी की एलीट ए ग्रुप तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। तालिका में पहले और दूसरे स्थान पर मौजूद खिलाड़ियों से सिर्फ 5 अंक की दूरी में है टीम मुंबई। 5वें राउंड के अंत में वडोदरा ने 4 मैच जीते और 27 अंक जीते। 3 मैच जीतकर जम्मू कश्मीर 23 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है। मुंबई 3 मैच जीतकर 22 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। सर्विसेज 13 पॉइंट्स, त्रिपुरा 12 पॉइंट्स और ओडिशा 10 पॉइंट्स के साथ इन टीमों की नॉकआउट में जाने की संभावना बहुत कम है। हालांकि नॉकआउट तभी संभव है जब अगले 2 मैच बोनस के साथ जीते जाए और शीर्ष टीमों को अंक ना मिले, तभी त्रिपुरा या सर्विसेज के लिए मौका मिल सकता है। इस बीच टीम विदर्भ 28 अंकों के साथ ग्रुप बी में शीर्ष पर है।
हिमाचल प्रदेश 21 अंकों के साथ दूसरे, गुजरात और राजस्थान क्रमशः 19 और 16 अंकों के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर है। ग्रुप सी में हरियाणा शीर्ष पर है, उन्हें 20 अंक मिले हैं और दूसरे नंबर पर केरल, तीसरे नंबर पर बंगाल, चौथे नंबर पर कर्नाटक है। ग्रुप डी में चंडीगढ़ शीर्ष पर है, उसके बाद तमिलनाडु है। रेलवे और दिल्ली तीसरे और चौथे स्थान पर है। गोवा 5 मैचों में 33 अंकों के साथ प्लेट ग्रुप में शीर्ष पर रहा। नागालैंड 23 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।